वैसे तो दुनिया में कई बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं, लेकिन आज आपको जिस नरसंहार के बारे में बताने जा रहा हूँ उसमें तकरीबन 60 लाख जाने गई थी। जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। और उसका नाम था यहूदी नरसंहार। यहूदी नरसंहार, जिसे दुनिया भर में होलोकॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय यहूदियों पर नाजी जर्मनी द्वारा किया गया यह एक जाति नरसंहार था। नाजी जर्मनी और इसके सहयोगियों ने तकरीबन एक आंकड़े के मुताबिक 60 लाख यहूदियों की सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यह सब किसने और क्यों करवाया होगा, तो आइए जान लेते हैं। सन 1933 में जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी की सत्ता में आया और उसने सत्ता में आते ही एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें यहूदियों को सब ह्यूमन करार दिया गया और उन्हें इंसानी नस्ल का हिस्सा नहीं माना गया। वहीं सन 1939 में जब जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध भड़कने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अपने अंतिम समाधान को अमल में लाना शुरू कर दिया। उसके सैनिकों द्वारा यहूदियों को काम करवाने, उन्हें एक जगह इकट्ठा करने और मार डालने के लिए विशेष शिविर स्थापित किए गए, जिनमें सबसे कुख्यात और भयानक था ऑस्टविट्स शिविर। यहूदियों को इन शिविरों में लाया जाता और जो शारीरिक रूप से कमजोर और बूढ़े व्यक्ति होते थे उन्हें वहां बंद कमरों में डालकर जहरीली गैस छोड़कर उन्हें मार डाला जाता। उसके अलावा जिन्हें काम करने के काबिल नहीं समझा जाता उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाता, जबकि बाकी बचे यहूदियों में से ज्यादातर भूख और बीमारी से अपना दम तोड़ देते। युद्ध के बाद सामने आए एक दस्तावेजों से यह पता चलता है कि हिटलर का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया से एक एक यहूदी को खत्म कर देना था। यह सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहा। युद्ध के 6 साल के दौरान नाजियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों की निर्मम हत्या कर दी थी, जिनमें से तो सिर्फ 15 लाख बच्चे ही थे। यहूदियों को जड़ से मिटाने के अपने मकसद को हिटलर ने इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया कि दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी इस नरसंहार में खत्म हो गई। इस नरसंहार में मरने वालों की संख्या प्रबंधन और इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से असामान्य थी और इसके तहत यहूदी समुदाय के लोग जहां भी मिले वे सभी एक एक करके मारे जाने लगे, सिर्फ इसलिए कि वे यहूदी पैदा हुए थे, उनकी रगों में यहूदी खून था। इन सभी वजहों के चलते ही इसे नाम दिया गया होलोकॉस्ट। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार नाजियों ने यहूदियों की ही हत्या क्यों की? उनसे ऐसी क्या दुश्मनी थी कि नाजियों ने यहूदियों को ही निशाना बनाया? नाजियों ने यहूदियों को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि नाजी मौलिक रूप से यहूदी विरोधी थे। इसका मतलब यह है कि वे यहूदियों के कट्टर खिलाफ थे और उनसे नफरत किया करते थे। वास्तव में यहूदी विरोधी उनकी विचारधारा का मूल सिद्धांत था और उनकी विश्व दृष्टि की बुनियाद पर टिका था। नाजियों ने यहूदियों पर जर्मनी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधी समस्याएं पैदा करने का आरोप लगाया। खास करके नाजियों ने सन 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए यहूदियों को ही दोषी ठहराया। वहीं कुछ जर्मन इन नाजी के दावों के प्रति सहमत थे। युद्ध में हुए नुकसान और उसके बाद आर्थिक और राजनीतिक संकटों पर क्रोध ने जर्मन समाज में यहूदी विरोध को और भी बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान दिया। वाइमर गणराज्य सन 1918 से 1933 के तहत जर्मनी की अस्थिरता, साम्यवाद का डर और महामंदी के आर्थिक झटके ने भी कई जर्मनियों को नाजी विचारों के प्रति अपनी ओर खींचा, जिसमें यहूदी विरोधवाद भी शामिल था। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो नाजियों ने यहूदी विरोध नहीं शुरू किया था। यहूदी विरोधवाद तो एक पुराना और व्यापक मुद्दा था जिसने पूरे इतिहास में कई रूप धारण किए हैं। यूरोप में तो यह प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। मध्य युग यानी सन 500 से लेकर 1400 तक में यहूदियों के खिलाफ पक्षपात मुख्य रूप से प्रारंभिक ईसाई विश्वास और विचार पर आधारित थे। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो यह एक मिथक ही है कि यहूदियों को ही यीशु की मृत्यु के लिए हमेशा से जिम्मेदार माना जाता रहा है। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सन 1400 से सन 1800 के बीच यह धार्मिक और नस्लवादी भेदभाव यूं ही जारी रहा। उस समय यूरोप के नेताओं ने यहूदियों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अधिकांश पहलुओं से अलग कर दिया, लेकिन इसका मतलब यहूदी विरोधवाद का अंत नहीं था।
क्या होलोकॉस्ट दुनिया में अपने तरह की एकमात्र घटना है? तो जवाब है नहीं। इतिहास के पन्नों को अगर बारीकी से खंगाला जाए तो इतिहास में इस तरह की और भी कई सारी घटनाएं मिलती हैं, लेकिन होलोकॉस्ट की कुछ बातें उसे असामान्य बनाती हैं। नाजी जर्मनी के अलावा भी कई सरकारों ने कैंप सिस्टम और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और इतिहास के ज़्यादातर हिस्सों में यहूदियों का कत्ल किया जाता रहा। लेकिन निम्नलिखित दो मुख्य वजहों से ही होलोकॉस्ट को सबसे अलग कहा जा सकता है। पहला, दूसरे समूहों के प्रति अपनी नीतियों से अलग नाजियों ने हर एक यहूदी को मारने का बीड़ा उठाया था। इसके लिए उन्होंने उम्र, लिंग, आस्था की भी परवाह नहीं की और उन्होंने अपने इस मकसद को अंजाम देने के लिए खास तौर पर एक आधुनिक सरकारी नौकरशाही को इस्तेमाल में लिया। और दूसरा, नाजी नेतृत्व का ऐसा मानना था कि दुनिया से यहूदियों को पूरी तरह से मिटाना ही जर्मन लोगों और पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि देखा जाए तो असल में यहूदियों की ओर से उन्हें कोई खतरा नहीं था, फिर भी नाजी यहूदियों को मौत के घाट उतारने पर जी जान से आमादा थे। होलोकॉस्ट से संबंधित इतिहास में पाए गए कुछ पुख्ता सबूत। होलोकॉस्ट की घटना पर आधारित एक 10 साल की बच्ची द्वारा अपने आप बीती पर लिखी हुई एक किताब मिली और जिस व्यक्ति को यह किताब मिली वह उसके पिता थे और उस बच्ची का नाम था एनेलिज मेरी एन फ्रैंक। उसका जन्म 12 जून सन 1929 को जर्मनी के ही फ्रैंकफर्ट में हुआ था। साल 1933 में जब नाजी सत्ता में आए तब उसकी उम्र 4 साल की थी। उस उम्र में उसने अपने सह परिवार जर्मनी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और वे लोग वहां से भागकर नीदरलैंड के एम्स्टर्डम पहुंचे। लेकिन सन 1940 आते आते वहां पर भी नाजियों का कब्जा होने लगा, जिसकी वजह से वे वहीं फंस गए और जब वहां पर भी यहूदी समुदाय के लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगा तब जुलाई 1942 में इस परिवार ने यानी एन फ्रैंक के पिता के दफ्तर की इमारत में स्थित गुप्त कमरों में शरण ली और वे सब परिवार समेत वहीं रहने लगे। और ऐसे ही करीब 2 साल बीत गए, लेकिन बाद में उनके साथ कुछ लोगों द्वारा विश्वासघात हुआ और वे नाजियों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। फिर बाकी अन्य यहूदियों की तरह उन्हें भी यातना शिविरों में भेज दिया गया। उस समय उन यातना शिविरों की हालत इतनी खराब थी कि गिरफ्तारी के 7 महीने बाद ही एनेलिज मेरी एन फ्रैंक की टाइफाइड की वजह से हबर्जन बेल्शन कंसंट्रेशन शिविर में मौत हो गई और 1 हफ्ते पहले ही एन की बहन ने भी दम तोड़ा था। अब तो परिवार में सिर्फ एन के पिता ही जीवित बचे थे, जो युद्ध खत्म होने के बाद एम्स्टर्डम वापस लौटे और उन्हें वहां एनेलिज मेरी द्वारा लिखी गई एक डायरी सुरक्षित मिली, जिसे उसने अपने और अपने परिवार के ऊपर यातना शिविरों में हुए अत्याचार और छुप छुप कर बिताई गई जिंदगी के दौरान लिखा था। काफ़ी प्रयासों के बाद उसके पिता ने यह डायरी सन 1947 में प्रकाशित करवाई। इस डायरी का डच से अनुवाद हुआ और सन 1952 में यह द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से अंग्रेजी में प्रकाशित की गई। यह डायरी एन यानी एनेलिज मेरी के पिता को उसके 13वें जन्मदिन पर मिली थी। इस डायरी में उसने 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त सन 1944 के बीच अपने जीवन का घटनाक्रम बहुत ही बखूबी से बयां किया था। बाद में इस डायरी का कम से कम कुल 67 भाषाओं में अनुवाद हुआ और यह दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। यह डायरी कई नाटकों और फिल्मों की बुनियाद बनी। एन फ्रैंक को उसकी लेखनी और गुणवत्ता और होलोकॉस्ट की सबसे मशहूर और चर्चित पीड़ितों में से एक के रूप में जाना जाता है। वह उन 10 लाख यहूदी बच्चों में से थी जिन्हें होलोकॉस्ट में अपने बचपन, परिवार और जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था। यहूदी नरसंहार के पीड़ितों और नाजियों के अत्याचार के बावजूद कुछ जिंदा बचे लोगों की जिंदगी से जुड़े और ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेजों के दुर्लभ खजाने को आधुनिक तकनीक की सहायता से पहली बार ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। इसमें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एली वाइलेज और पूर्व इस्राएली प्रधानमंत्री मेनशम बेंजिन संबंधित दस्तावेज भी शामिल है, लेकिन इसमें बेंजियोन बेमरिन जैसे साधारण नागरिकों से संबंधित दस्तावेज भी सम्मिलित किए गए हैं, जिसके नाम को यदि उस समय के मानवीय सहायता कार्य में लगी एक एजेंसी ने संभाल कर नहीं रखा होता तो आज उसके वंशज उसे कब का भूल गए होते। इस प्रकार एक वंशावली यानी फैमिली ट्री बनाने वाले विशेषज्ञ ने पता लगाया है कि यहूदियों के नरसंहार वाले दिन करीब 60 लाख यहूदियों के साथ मारी गई बॉमरिंद भी अपने परिवार के साथ ही थी
अमेरिकी यहूदी संयुक्त वितरण समिति यानी जेडिस द्वारा रखे गए ऐतिहासिक दस्तावेज और तस्वीरों में बोमरिन संबंधी एक दस्तावेज है। उस संग्रह में करीब 5 लाख से अधिक नाम और 1000 से अधिक तस्वीरों वाले दस्तावेजों का संग्रह दूसरे विश्व युद्ध राहत संगठन के गहन प्रयासों का नतीजा है, जो कि अब तक सुरक्षित है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन, जापान, डोमिनिक रिपब्लिका और बोलिविया सहित 24 देशों में गहन प्रयासों से यह दस्तावेज तैयार किए हैं। इन सभी तस्वीरों और दस्तावेजों को पहली बार दुनिया के लिए ऑनलाइन जारी किया गया। इन दस्तावेजों से संकट के दौरान जेडीसी की सहायता पाने वाले जीवित बचे लोगों की जीवन की झलकियां मिलती हैं। संग्रह के बाद मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के यहूदी अध्ययन विभाग के निदेशक केनेथ वॉल्टर ने बताया कि हम इस संग्रह के जरिए युद्ध के बाद हर दिन के सामाजिक जीवन की व्यापक तस्वीर हूबहू देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी इसी तरह की एक ऐतिहासिक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।